मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको ट्राई करते हैं थोड़ी देर, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो वो सोचते हैं कि चलो अच्छा इसको छोड़ दें। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसको ट्राई करना शुरू कर देते हैं रैंडमली, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो सोचते हैं उसको छोड़ देते हैं। गाइस, ये सब अगर आप करेंगे तो आप मान के चलिए कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, अपना पेपर आप खराब कर रहे हैं। अब एग्जाम में कोई क्वेश्चन 7 की डिविजिबिलिटी का अगर आ गया तो आपको पता है कि डिविजिबिलिटी टॉपिक तो आपने पढ़ा है, लेकिन 7 की डिविजिबिलिटी आपने नहीं पढ़ी है, तो इसलिए अब 7 की डिविजिबिलिटी का अगर क्वेश्चन आया तो मैं इसको नहीं करूंगा। ये आपके पास एकदम क्लियर थॉट होना चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने तो नंबर सिस्टम पढ़ रखा है, नंबर सिस्टम का ही तो क्वेश्चन है, कर देते हैं। गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो 10th क्लास का बच्चा भी कर देगा या 8th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर देगा, लेकिन वो स्टूडेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो एग्जामिनेशन उसके लिए बना ही नहीं। तो सबसे पहले आप जो है ना, आप पेपर की एनालिसिस बहुत अच्छे से करिए। ये बहुत जरूरी है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस में आप कंफर्टेबल हैं। हेलो एवरीवन, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये डाउट पूछते हैं कि सर, जब हम पेपर को घर में देखते हैं या पीवाईक्यूज देखते हैं अलग से, तो हमें बहुत सिंपल लगते हैं, हमें लगता है कि हमारा सीसैट बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वही क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन पेपर हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में जब देखते हैं वही पेपर, तो सर वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है, वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं। कभी कभी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है किसी क्वेश्चन में, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन देखने में सिंपल लगता है लेकिन सॉल्व ही नहीं होता। कभी कभी हम जो है इजी क्वेश्चंस होता है, जब घर आके देखते हैं कि अरे ये क्वेश्चन भी आया था पेपर में, लेकिन एग्जाम में हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं या एग्जाम में वो क्वेश्चन देख ही नहीं पाते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि आपको ये नहीं पता है कि एग्जामिनेशन का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको ये नहीं पता है। देखिए, नॉलेज एक अलग बात है, और एक क्वेश्चन जब आप बाहर सॉल्व करते हैं, मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, कोई एक क्वेश्चन आपने पीवाईक्यू देखा, आपने सॉल्व कर दिया। एग्जामिनेशन में आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने, एग्जामिनेशन में आपको कंटिन्यूअसली 2 आवर्स तक क्वेश्चंस करते रहने, और वहां पे आपको अपने आप को फ्रेश भी रखना है, अपना ब्रेन को थकने भी नहीं देना है, ठीक है, अदरवाइज आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो पता है, एग्जामिनेशन का पेपर अटेम्प्ट करना भी एक आर्ट है, ठीक है, एग्जाम में मार्क्स लाना भी एक आर्ट है, नॉलेज पूरी तरह से सेपरेट पार्ट है, लेकिन एग्जाम का पेपर अटेम्प्ट करना एक आर्ट है। मैं आपको बताऊं, आपने बहुत सारे अपने सीनियर्स, अपने रिलेटिव्स ऐसे देखे होंगे कि जिनसे जब आप वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करते होंगे तो आपको लगता होगा कि यार इनको तो बहुत नॉलेज है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा। ऐसा भी हुआ होगा। फिर आपको लगता होगा कि भैया का लक ठीक नहीं है, इनका लक खराब है। तो ऐसा नहीं है कि उनका लक खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्या कि एग्जाम का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है ये उनको नहीं पता है। मेरी बहुत सारे टॉपर्स से बातचीत होती है, तो मैं अक्सर इस चीज को नोटिस करता हूँ कि टॉपर्स इस बात में बहुत पर्टिकुलर रहते हैं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। इस बात पे जरूर ध्यान रखिए। क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग बात है। देखिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन को ऑप्शन से कर दिया, थॉट प्रोसेस से कर दिया, इक्वेशन बना के कर दिया, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है, क्योंकि अब देखिए, बेसिक न्यूमेरेसी टिल क्लास 10th तक यूपीएससी सीसैट में पूछा जा रहा है। तो अब आपको अगर कुछ नहीं आएगा तो आप उसकी वैल्यू को एक्स एज्यूम करेंगे, फिर क्वेश्चन में जो जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व तो हो ही जाएगा। लेकिन जहां पे वो क्वेश्चन आप थिंकिंग से 30-40 सेकंड्स में कर सकते थे, उस क्वेश्चन को आप लिख के करेंगे, वो हाफ पेज में आपका इक्वेशन बनेगा, फिर सॉल्व होगा। तो एग्जाम में ऐसे नहीं करना होता है, ठीक है। तो अब टॉपर्स कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं, मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं इस वीडियो में आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टॉपर्स जब पेपर को देखते हैं, तो टॉपर सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमको इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको ट्राई करते हैं थोड़ी देर, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो वो सोचते हैं कि चलो अच्छा इसको छोड़ दें। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसको ट्राई करना शुरू कर देते हैं रैंडमली, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो सोचते हैं उसको छोड़ देते हैं। गाइस, ये सब अगर आप करेंगे तो आप मान के चलिए कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, अपना पेपर आप खराब कर रहे हैं। कारण क्या है कि अगर मान लीजिए आपने ऐसा किया, एक क्वेश्चन में आपने 2-3 मिनट दिए, फिर उसके बाद आपने डिसाइड किया कि यार ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी हो रहा है या ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उससे पता है क्या नुकसान है। आपने ऐसे 4-5 क्वेश्चंस में 3-3 मिनट्स या 2-2 मिनट्स ले लिए, अराउंड 10 to 12 मिनट्स हो गए हैं आपके, और शायद आपका एक भी क्वेश्चन ना सॉल्व हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो कि आपको नहीं करनी है। रैंडमाइजेशन मतलब रैंडम कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। किसी क्वेश्चन में रैंडम होकर के कि यार एक बार इसको देखते हैं, रैंडमली ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार करके देखते हैं क्या सॉल्व हो जाएगा, क्या, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। एग्जामिनेशन हॉल में आप एक सेट स्ट्रैटेजी के साथ जाइए, कोई एक्सपेरिमेंट वहां नहीं करना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ा, अब नंबर सिस्टम के अंदर मान लीजिए आपने डिविजिबिलिटी टॉपिक पढ़ा, अब डिविजिबिलिटी के अंदर भी मान लीजिए आपने 7 की डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ी, सपोज दैट। अब एग्जाम में कोई क्वेश्चन 7 की डिविजिबिलिटी का अगर आ गया तो आपको पता है कि डिविजिबिलिटी टॉपिक तो आपने पढ़ा है,
लेकिन 7 की डिविजिबिलिटी आपने नहीं पढ़ी है, तो इसलिए अब 7 की डिविजिबिलिटी का अगर क्वेश्चन आया है तो मैं इसको नहीं करूंगा। ये आपके पास एकदम क्लियर थॉट होना चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने तो नंबर सिस्टम पढ़ रखा है, नंबर सिस्टम का ही तो क्वेश्चन है, कर देते हैं। गलत हो जाएगा। आपको पता ही नहीं है कि उसको अटेम्प्ट कैसे करना है और उसमें कितना टाइम लगेगा ये भी आपको नहीं पता है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन हॉल में ये गलती कभी नहीं करेंगे। तो एग्जामिनेशन हॉल में करना क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए कि जिस वक्त आपके सामने पेपर खुलता है, जब आप क्वेश्चंस देखते हैं, तो क्वेश्चन चूज करने का जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है फैमिलियरिटी। क्वेश्चन के साथ आप कितने फैमिलियर हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आपने अपने प्रैक्टिस सेशन में कितने पहले किए हैं, सबसे पहले वो ढूंढिए कि कितने फैमिलियर क्वेश्चंस हैं आपके पास। मान लीजिए फैमिलियर क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए परसेंटेज कॉम्पनसेशन का एक क्वेश्चन। परसेंटेज कॉम्पनसेशन क्या होता है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस लेट्स से 20% बढ़ा, तो अब अपने बजट में आपको कितने परसेंट का डिक्रीमेंट करना होगा, सो दैट आपका मतलब जो अपना कंजम्पशन है वो आपको कितना घटाना पड़ेगा कि आपका बजट मेंटेन रहे। आप अपना मान लीजिए कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ी लेकिन प्राइस बढ़ गया किसी प्रोडक्ट का, तो अब सपोज दैट शुगर का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, बट आपकी सैलरी उतनी ही है, तो आपको शुगर पे अपना बजट मेंटेन रखना है, तो आपको शुगर का कंजम्पशन कुछ कम करना पड़ेगा सो दैट आपका खर्चा मेंटेन रहे। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने कर रखे हैं, अब आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो कर दीजिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक वैल्यू में 5 का मल्टीप्लाई करना था बट गलती से 5 का डिवाइड हो गया, तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करिए। अब ये जो क्वेश्चन है आप करने को इसको एक्स एज्यूम करके भी कर देंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं आपको एक्स एज्यूम नहीं करना है, आपको एक वैल्यू एज्यूम करनी है। अब 5 से मल्टीप्लिकेशन करना है या 5 से डिवाइड हो गया, तो सबसे कन्वीनियंट वैल्यू जो एज्यूम कर सकते हैं वो आप 5 एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि 5 से डिवाइड करने पे वो 1 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करने पे 25 हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं जो कि आपको अपनी प्रैक्टिस के दौरान आपको इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट वो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन तो 10th क्लास का बच्चा भी कर देगा या 8th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर देगा, लेकिन वो स्टूडेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वो एग्जामिनेशन उसके लिए बना ही नहीं है। ठीक है, इसलिए वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। कहने को वो कह सकता है कि मैंने आईएएस के पेपर में ये सवाल आए थे, मैंने 2 सवाल सॉल्व कर दिए, लेकिन क्या वो एग्जाम क्लियर कर लेगा यूपीएससी सीसैट का? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो प्लीज आपको वैसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं आके कि सर सीसैट में इतना टाइम देने की क्या जरूरत है, 10th क्लास का ही तो मैथ्स है। लेकिन 10th क्लास का मैथ्स जो चीजें आपने नहीं पढ़ी है वहां पे 10th में, या स्कूल लेवल पे जो चीजें आपने इग्नोर कर दी थी, वहां से क्वेश्चन निकाल निकाल के पूछे जा रहे हैं। अब जैसे मैंने अभी 7 की डिविजिबिलिटी की बात की, तो क्या 7 की डिविजिबिलिटी आपने स्कूल में पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी। ठीक, वहां से क्वेश्चन निकाल के पूछा जा रहा है। अब डिविजिबिलिटी का ही क्वेश्चन है। अब जैसे मान लीजिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। अब ठीक है, रूल शायद आपको पता हो, लेकिन क्या आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि कोई नंबर जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा? क्या आप इसको प्रूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे अभी। ठीक है, तो अब यूपीएससी जो है ना इन चीजों पे फोकस करता है। तो यूपीएससी को कोई मतलब नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन कितनी पता है। यूपीएससी को मतलब इस बात से है कि आपने उस इंफॉर्मेशन का किया क्या, आपने उससे क्या एनालिसिस करके कौन सी नई इंफॉर्मेशन और जनरेट की, या आपकी अपनी क्या थॉट है उस इंफॉर्मेशन के बारे में, ये यूपीएससी जानना चाहता है। तो एनीवेज, ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए तो आप फैमिलियर क्वेश्चंस पे फोकस करिए। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद आप ये देखिए कि ये क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब क्वेश्चन का रूट मैप आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे अगेन मैं फिर से यही कहूंगा कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए कि हिट एंड ट्रायल से कर दिया जाएगा, इक्वेशन बनाया जाएगा, या ऑप्शन से कर लिया जाएगा, या कोई थॉट प्रोसेस होगा उससे कर लिया जाएगा, या मैंने ऐसे क्वेश्चंस देख रखे हैं वैल्यू मेरे को डायरेक्टली नंबर क्रंचिंग करने पे वैल्यू क्लिक कर जाती है, या बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आपके पास ये थॉट क्लियर है कि ये क्वेश्चन होगा किस तरह से, उससे क्या फायदा होगा, उससे आप ये डिसाइड कर ले जाओगे कि इसमें टाइम कितना लगने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि भाई इसमें तो इक्वेशन बनेगा। अब इक्वेशन मान लीजिए वो क्यूबिक इक्वेशन है। अब क्यूबिक इक्वेशन में मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, या बाद में जब कभी मेरे पास टाइम बचेगा मैं उसको राउंड 2 के लिए अपने पास रख लूंगा। अभी जब टाइम बचेगा तो मैं कर दूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, और उसी तरह से जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक बात बताऊं कि आप पूरा पेपर देखिए, स्किम कर जाइए एक बार। उसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपको एट अ ग्लांस सॉल्व हो जाएं, ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे 2026 का भी अगर आप पेपर देखेंगे तो पेपर वाकई में सीसैट का पेपर टफ था, मैं बिल्कुल कहूंगा पेपर टफ था, लेकिन उस टफ पेपर में भी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं, अराउंड 25 क्वेश्चंस मैं आपको निकाल के दे सकता हूं ऐसे,
कि जो क्वेश्चंस आप बहुत इजीली उनको मैनेज कर सकते थे, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। अब जैसे एक क्वेश्चन आया था इस बार यूपीएससी सीसैट 2026 में कि 2 की पावर्स में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 3 डिजिट्स के हैं। ठीक है, आई रिपीट माई क्वेश्चन कि 2 की इंटीग्रल पावर में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 3 डिजिट के हैं। अब पता है क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये डाउट पूछा कि सर ये इंटीग्रल पावर क्या होती है, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये डाउट पूछा कि सर इंटीग्रल पावर क्या होती है। मेरे को ये क्वेश्चन तो मैं इसको कर देता, लेकिन मैं इंटीग्रल पावर ही नहीं जानता, राइट? तो अब अगर ये बातें आप नहीं जानते हैं, अब देखिए अगेन क्लास 10th बेसिक न्यूमरेसी, तो इंटीजर वगैरह तो आपको क्लास 10th से पहले पढ़ा ही दिए गए थे। लेकिन अब चूंकि इंटीग्रल पावर वर्ड लिखा हुआ है तो आज तक आपको पता ही नहीं कि इंटीग्रल पावर वर्ड मतलब इंटीग्रल पावर क्या होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया था कि 2 की इंटीग्रल पावर्स में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 3 डिजिट्स के हैं, राइट? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको ऐसे और भी कई क्वेश्चन बता सकता हूं, जैसे कि अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चंस में देखेंगे तो डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन था इस बार, बहुत सिंपल सा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी सिंपल था। और ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हैं, या जैसे ए बी पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वहां पे। तो सबसे पहले आप जो है ना, आप पेपर की एनालिसिस बहुत अच्छे से करिए। ये बहुत जरूरी है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस में आप कंफर्टेबल है। ठीक है, नहीं तो अगर आप ऐसे रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज सबसे पहले आप देखिए कि आप फैमिलियर कितने क्वेश्चंस में हैं। क्वेश्चन देखने के बाद अगर आप उसका रूट मैप बना पा रहे हैं, ठीक है, कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, इसमें इतना टाइम लगेगा, ठीक है, उसको करिए। मतलब थॉट प्रोसेस क्लियर है कि ये क्वेश्चन किया कैसे जाएगा, तो उसको करिए, अदरवाइज मत करिए। ठीक है, और उसमें भी अगर आपको लग रहा है कि टाइम ज्यादा लगने वाला है तो आप उसको राउंड 2 के लिए रख लीजिए। ठीक है, एंड एक बात आपको और बताता हूं, कभी कभी मैंने देखा है कुछ लोग कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन मैं कर तो सकता था लेकिन मैं इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सही है कि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं। तो जो लेंदी क्वेश्चंस हैं उनको आप, ठीक है, पहली बार में उनको आप थोड़ा सा सर्कल इन सर्कल करके रख दीजिए कि भाई जब मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं इसको देखूंगा, क्योंकि कभी कभी कुछ लेंदी क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, बाकी बहुत सारा डेटा ऐसा भी है जो कि अननेसेसरी का डेटा दिया होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग कि जो लेंदी क्वेश्चन है उनको पढ़िए जरूर, एक बार देख लीजिए कि क्या है, और देखने के बाद अगर ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सारे क्वेश्चंस के मार्क्स तो सिमिलर है, सबके मार्क्स तो इक्वल है। तो अगर आप छोटा क्वेश्चन करते हैं वो भी आपको उतने ही मार्क्स देगा, बहुत लेंदी क्वेश्चन कर देंगे वो भी उतने ही मार्क्स देगा, कोई क्वेश्चन आप 40 सेकंड्स में सॉल्व कर देंगे वो भी उतने ही मार्क्स देगा, और कोई क्वेश्चन अगर आप 3 मिनट में सॉल्व करेंगे वो भी उतने ही मार्क्स देगा। ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व द लो हैंगिंग फ्रूट्स फर्स्ट। सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन कर दीजिए। और एग्जामिनेशन हॉल में एक बात का और ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में आप अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करेंगे, प्लीज अपने आप को टायर्ड नहीं करेंगे, अपने आप को थकाइएगा नहीं, क्योंकि आप जितना ज्यादा इक्वेशन बना बना के क्वेश्चंस करते जाएंगे ना, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे आप उतने ज्यादा थकते जाएंगे। तो ये मत करिएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे आप थकते चले जाएंगे आपकी इफिशियंसी कम होती चली जाएगी। तो एग्जाम में वो काम नहीं करना है। एग्जाम में आप जितना ज्यादा फ्रेश रह सकें, फ्रेश आप कैसे रह पाएंगे, जितने क्वेश्चंस ओरली सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करने बैठा करें ना, तो कोशिश किया करिए कि पेन बिना उठाए कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो पेन का यूज करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन वगैरह में वो करना पड़ेगा, वो करिए, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सकता है बिना पेन के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं अपनी क्लासेस में भी ऐसे ही करवाता हूं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स क्या है कि अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करिए, आप जितने अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे अक्सर कुछ लोग पूछते हैं कि सर आइडियल अटेम्प्ट कितने होंगे, ये क्या होगा वो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, आइडियल अटेम्प्ट्स कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ चूंकि सीसैट है, सीसैट में आपको जो है पासिंग मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो आइडियल अटेम्प्ट इसमें आप कह सकते हैं कि आपको जो है 45 से 50 क्वेश्चन आपको करने चाहिए, और यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगेन मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले आप जो अपने फैमिलियर क्वेश्चन है उनको ढूंढिए, उसके बाद क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करिए, जितने क्वेश्चंस आपको लगता है कि भाई हो जाएंगे उनको अलग कर लीजिए कि ये मैं करूंगा, और जो जो होते जा रहे हैं फर्स्ट ग्लांस में जो क्वेश्चंस होते जा रहे हैं उनको कर लीजिए। जैसे कभी कभी मैंने देखा है कुछ अच्छे स्टूडेंट्स की क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या है कि वो पहले पूरा पेपर देख लेते हैं, शुरू के 10 मिनट में वो सिर्फ पेपर ही देख रहे होते हैं, और वहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखते ही सॉल्व हो रहे हैं और उसको सॉल्व करते जाते हैं। तो पूरे पेपर में ना अराउंड 7-8 क्वेश्चंस ऐसे होते ही होते हैं, पूरे लाइक 80 क्वेश्चंस में आपको 7-8 क्वेश्चंस ऐसे जरूर मिलेंगे जो कि एट अ ग्लांस सॉल्व हो जाएंगे। एट अ ग्लांस का मतलब ये है कि 30-40 सेकंड्स के अंदर।
तो अगर आपने शुरू के 10 मिनट में 8-10 क्वेश्चन कर दिए बिल्कुल सही, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पहुंचेगा ये आप सोचिए जरा। और उसके बाद फिर आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं सिंपल सिंपल, फिर आपके पास अर्थमेटिक के भी क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है, ठीक है। तो इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करिए प्लीज, ठीक है। अच्छा, आपको एक बात और बता देता हूँ, ये सारी बातें सुनने में बहुत सिंपल लग रही हैं, ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ठीक तो है, ठीक तो है, ठीक तो है, लेकिन ऐसा इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में तब आएंगी जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि हो सके तो पेन बिना उठाए क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो ये आपने सुन तो लिया, लेकिन आप इसको करेंगे कैसे? इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। और प्रैक्टिस कैसे होगी? जब आप लगातार 3-4 मंथ्स तक सी सैट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और सी सैट मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में करिए। तो सी सेट में मार्जिन पे था, तो फिर सर की ही मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, पीवाई ये इसकी पेपर जो डिस्कस करते हैं आंसर की। तो फिर मेरे को इनकी अप्रोच लगी बहुत अच्छी। मैं कहा ये तो बन गई बात सी सेट में। तो होपफुल थे कि चल हो जाएगा, शायद एक आधे नंबर में डिस्क्रिपेंसी होगी किसी क्वेश्चन में। सी सेट में क्वेश्चन ड्रॉप भी हुए थे शायद उस साल, है ना सर? तो फिर वो थोड़ा उम्मीद था, बट अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट आया और वो रह गया। फिर मैंने सी सेट पे किया बहुत ज़्यादा काम। सर के साथ मैंने इनकी ली थी क्लासेस पेड। I had taken sir's course for CSAT, and that too after that scary 2023 attempt, right? Although I cleared a 2023 attempt back then, but the fear that it instilled, what direction CSAT might take for a right? So I had to take his course, and I met sir through YouTube video, right? And I felt that he was such a person who could explain concepts very well. He had that conceptual clarity. हमारा भी एक बैच स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप चाहें तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बार का जो बैच है वो, उसमें पहला टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम होगा, ठीक है। नंबर सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूपीएससी सीसैट, बिकॉज यूपीएससी सीसैट में क्वालिफाइंग क्वेश्चंस हैं 28। मतलब अगर आप 28 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका एग्जाम हो जाएगा। एंड नंबर सिस्टम से अराउंड 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 20, 21, 22, 23, 25 तक, ठीक है। इतने क्वेश्चन नंबर सिस्टम से अकेले पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो मान के चलिए कि नंबर सिस्टम इज अराउंड 70 to 80% ऑफ योर सीसैट प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये वाला बैच हमारा नंबर सिस्टम से ही शुरू हो रहा है। तो प्लीज अगर हो सके तो आप इसको ज्वाइन करिए, अगर आप सीसैट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और नंबर सिस्टम मैं आपको बताऊं, ये हम लोगों का फोर्टे भी है। नंबर सिस्टम जिसने हम लोगों से पढ़ा, वो हमेशा इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि सर नंबर सिस्टम जो आपने पढ़ाया उसमें मजा आ गया। अच्छा, जो बैच स्टार्ट हो रहा है मैं आपको उसके फीचर्स बता देता हूं। देखिए, हमारा जो बैच है उसके 3 वेरिएंट्स हैं। एक्चुअली होता ही है कि स्टूडेंट्स की अलग अलग डिमांड होती है। कोई स्टूडेंट कहता है कि सर हमने बुक ऑलरेडी ले रखी है, हमें बुक की जरूरत नहीं है। या कोई स्टूडेंट कहता है कि सर हमें ऐसा बैच चाहिए जिसमें टेस्ट सीरीज भी साथ में हो, हमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। तो मैं आपको बताता हूं, हमारे 3 वेरिएंट्स हैं, सीसैट बेस, प्लस एंड प्रो, ठीक है। तो इसमें है क्या क्या, इसको देख लीजिए। एक तो लाइव लेक्चर्स हैं, इसके अलावा हमारे नोट्स हैं, डाउट रिजोल्यूशन है एंड पीवाईक्यू सोल्यूशन है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कॉमन है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। ये आपको सारे वेरिएंट्स में मिलेंगी, राइट। लाइव लेक्चर्स, डाउट रिजोल्यूशंस, नोट्स एंड पीवाईक्यू डिस्कशन, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स की सेपरेट डिमांड्स होती है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, तो लाइव प्रैक्टिस के लिए, राइट, आप प्लस प्रोग्राम में जा सकते हैं। एंड इसके अलावा प्रिंटेड बुक भी हमारी होती है, जिसमें जैसे कि क्या होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपने जब क्लास पढ़ा दिया तो जब आप पढ़ा रहे हैं तब तो बहुत सिंपल लग रहा है सब कुछ, लेकिन उसके बाद अगर मुझको और प्रैक्टिस करनी है तो और क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। तो उसके लिए गाइज आप हमारी बुक ले सकते हैं, प्रिंटेड बुक है। तो अगर आप मान लीजिए प्लस प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं या प्रो प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो बुक उसमें कॉम्प्लीमेंट्री है। और अगर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं वो प्रोग्राम, तो आप बुक मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दिस टाइम वी हैव स्टार्टेड ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज। सीसैट में ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज अभी तक आपको नहीं मिल रही होगी प्रैक्टिस के लिए। तो ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सीसैट में ना आपको पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करना है, और प्रैक्टिस से ज्यादा एक्चुअली फोकस इस बात पे करना है कि उस 2 आवर्स में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब नॉलेज इज फाइन, नॉलेज पार्ट इज ओके, बट नॉलेज से ज्यादा स्ट्रैटेजी मैटर करती है। इनफैक्ट पूरे प्रीलिम्स एग्जाम में मैं आपको बता दूं, टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी प्लेज अ बिगर रोल देन योर नॉलेज, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। सो ये हमारे प्रोग्राम्स हैं। एंड हमारा जो बैच है
वो 20th अगस्त से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। 20 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है और इस बार बैच हमारा नंबर सिस्टम टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है। तो प्लीज मैं कहूंगा आपसे कि आप अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन करिए और इसको पढ़िए, क्योंकि देखिए ये सारी बातें ठीक है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, PYQs को ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, लेकिन मैं फिर से बता दूं, ये सारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और वो भी डेडिकेटेड प्रैक्टिस 3-4 मंथ्स तक कंटिन्यूअसली नहीं करेंगे, तब तक आप सीसैट में उतने कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। और 3-4 मंथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए आपको 3-4 मंथ्स का टाइम चाहिए कम से कम, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम सीसैट फरवरी ऑनवर्ड्स स्टार्ट करेंगे, जब हम प्रीलिम्स की पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फरवरी के बाद आपके पास उतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि उस समय अगर आप सीसैट में टाइम दे रहे होंगे तो फिर आपका जीएस कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा 100%। और जब आपका जीएस कॉम्प्रोमाइज होने लगेगा तो आपको लगेगा कि नहीं 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 नहीं, जीएस कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो इस बात पे हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि सीसैट को आप आफ्टर जीएस के लिए मत रखिए, अलॉन्ग विथ जीएस रखिए, ठीक है। सीसैट को तब करिए जब आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, क्योंकि सीसैट को पढ़ने के बाद सिर्फ क्लास में ही नहीं पढ़ना होता है, उसका उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद उसके डाउट्स डिस्कस करने होते हैं, और उसके बाद एक स्टेज ऐसी लानी होती है कि जहां पे बिना पेन उठाए सीसैट सॉल्व हो सके। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, और फिर उसके बाद आपको टेस्ट लगाने होते हैं, और टेस्ट में भी वैसे ही डिस्कशन करना होता है कि जहां पे बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप। तो उस स्टेज पे पहुंचने के लिए टाइम चाहिए, बिकॉज दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट हैपन इन वन डे, इट टेक्स टाइम, ठीक है। So that's all for today in this video, guys. Thank you, everyone. Thank you.